नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। जादू महतो का नाम आपने सुना है? अगर आप झारखंड में रहते हैं तो जादू महतो का नाम यकीनन सुना होगा। 13 साल पहले साल 2012 में जादू महतो ने धनबाद के पाथरडीह में मोनेट कोलवासी के लिए अपनी 5 एकड़ 71 डिसमिल जमीन दी। जिला प्रशासन के समक्ष एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन 13 साल बाद भी एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं हो सका। 13 साल तक के दरमियान में भी सुनवाई नहीं हुई। चारों तरफ से निराशा होकर 28 अगस्त को जादू महतो ने कोलवासी परिसर में ही पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला लिया। उसकी लाश को भी 3 दिन तक कंपनी प्रबंधन की अकड़ देखनी पड़ी। 2 सितंबर को एक तरफ जादू महतो की लाश के साथ परिवार और तमाम रैयत आंदोलन कर रहे थे, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठी हुई थी। कैबिनेट में विस्थापन आयोग के गठन का फैसला हुआ। जादू महतो जैसे लोगों के लिए उम्मीदें जगी, लेकिन सरकार के अपने लोग ही कह रहे हैं कि सरकार ने काफी देर कर दी। जमीन पर आयोग कब दिखेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या विस्थापन आयोग से जो सरकार ने जो मरहम लगाने की कोशिश की है, इसका असर भी दिखेगा? और देर हुई तो क्यों हुई? क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार ने बीते साल जुलाई महीने में ही इसे लेकर फैसला किया था, लेकिन पहला कदम बढ़ाने में ही 14 महीने लग गए। पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, जादू महतो के घर के जमीन के ऊपर जमीन पे खड़े होके हम ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि झारखंड में दूसरा जादू महतो का कांड इस तरह का नहीं हो। ये चरम अव्यवस्था के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और ये व्यवस्था को सुधार के रहेंगे। धनबाद के पाथरडीह में मोनेट कोलवासी के रैयत जादू महतो के घर पहुंची बरका गांव की पूर्व विधायक और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने कंपनियों के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए ये संकल्प लिया कि वो झारखंड में दूसरा जादू महतो नहीं बनने देंगी। जादू महतो की 5 एकड़ 71 डिसमिल जमीन मोनेट कोलवासी ने 2012 में ही अधिग्रहित की थी, लेकिन 13 सालों बाद भी जादू महतो को उसकी जमीन का हक नहीं मिला। 13 सालों के दौरान किसी ने जादू महतो का हाल नहीं जाना, लेकिन 28 अगस्त को पूरा झारखंड जादू महतो को जान गया, जब जादू महतो ने कोलवासी परिसर में ही पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला लिया। मौत के बाद भी जादू महतो की लाश को 3 दिन तक कंपनी की ऐंठन और अकड़ झेलनी पड़ी। बुधवार की देर रात डुमरी विधायक जयराम महतो ने कंपनी प्रबंधन से बात की। उसके बाद कंपनी की अकड़ थोड़ी ढीली हुई, जिसके बाद भी अंबा भी बरका गाँव से धनबाद पहुँची। दरअसल विस्थापन पूरे झारखंड की समस्या है। जब से झारखंड अलग राज्य बना, विस्थापन और पुनर्वास आयोग की मांग हुई। 25 साल बाद हेमंत सोरेन की अगुआ सरकार ने 2 सितंबर की कैबिनेट बैठक में आयोग के गठन और उसकी नियमावली पर मुहर लगा दी, तो हर किसी ने इसका स्वागत किया। बंधु तिर्की ने कहा कि 2019 में ही उन्होंने विधानसभा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विस्थापन आयोग का सवाल रखा था, लेकिन 6 साल बाद सरकार को ध्यान आया। बंधु तिर्की ने जल्द ही इसे अमली जमा पहनाने की मांग की है। 2019 में ही ध्यान आकर्षण कॉल अटेंशन मेरा क्वेश्चन था, हाउस एडजर्न हो गया था और उसी समय आदरणीय स्पीकर महोदय ने भी इसमें आश्वासन दिया था हाउस से, और उन्होंने इसको बनाने की बात, गठन करने की बात कही थी, लेकिन काफी विलम्ब हो गया था। हालांकि ये बहुत पहले ही हो गया होता। जमीन से मामले में जो जनता के पास में जितने भी समस्याएं आती हैं, जितने इश्यू आते हैं, आयोग बनने से इसका लोगों को लाभ मिलेगा। आयोग गठन के फैसले की आड़ में कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस ने कहा कि झारखंड में अरसे तक सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी को विस्थापितों की याद नहीं आई। अलबत्ता योग गुरु रामदेव जैसे लोगों को कौड़ियों के भाव में जमीनें दी गई। पुरानी मांग है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद में अब मैक्सिमम तक भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार ने क्या किया? केंद्र में अटकी हुई है विस्थापन की बात, वो लोग भी लगातार करते आ रहे थे, लेकिन करके तो दिखाया नहीं ना। इससे लाभ जरूर मिलेगा। विस्थापन के रामदेव जी का, अर्जुन मुंडा के टाइम में बाबा रामदेव जी को 101 रुपया में 1 रुपया 15 एकड़ जमीन कहां दे दिया? नामकुम में। और किस नाम पे दिया गया था? रामदेव बाबा बोले थे वहां पर हम बनाएंगे आयुर्वेद कॉलेज, लेकिन बनाया क्या उन्होंने? स्कूल बना दिया। उसी तरह बुढ़मू में 62.50 एकड़ जमीन रामदेव बाबा को 100 रुपया में दिया गया, लेकिन वो जमीन आज तक खाली पड़ा हुआ है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की पिछली सरकार ने ही 8 जुलाई 2024 को ही कैबिनेट में विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन का फैसला किया था, लेकिन इस पर पहला कदम बढ़ाने में ही 14 महीने लग गए। लिहाजा आयोग को जमीन पर उतरने में कितना वक्त लगेगा, इसे लेकर भी सवालों के साथ शक और शुबा भी है।
लेकिन जमीन पर हजारों विस्थापितों को न्याय का इंतजार है। कहा जा रहा है कि आयोग के गठन से 1,57,000 विस्थापित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV45। आपने रिपोर्ट देखी, अब जादू महतो को आप जान ही गए होंगे अगर अब तक जादू महतो की खबर या तस्वीर नहीं पहुंची होगी। जादू महतो यानी विस्थापन का आज का नया चेहरा, नया दर्द है। जिन्होंने भी विस्थापन का दर्द झेला है उनके हिस्से में जादू महतो की दर्द और पीड़ा आई होगी। उनके अंदर भी एक जादू महतो जिंदा होगा ही। पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से भरत यादव जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू से डॉक्टर आफ्ताब जमील, हमारे साथ JLKM के महासचिव विजय सिंह जी भी हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता पंकज तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत जोहार। एक तरफ हमने जादू महतो की तस्वीर दिखाई और उसी दिन एक तरफ हेमंत कैबिनेट की बैठक भी चल रही थी। जादू महतो की तस्वीर, जादू महतो का दर्द एक सवाल है और सवाल का जवाब शायद सरकार की कैबिनेट की बैठक से निकला, लेकिन वो जवाब मुकम्मल जवाब नहीं है। विजय सिंह जी, हम सबसे पहले आपके पास आएंगे। कहीं ना कहीं जयराम महतो जी, उनका भी दावा था कि उनकी ही मांगों पर सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। एक सवाल इसमें यह भी है मेरा कि पिछली बार जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए थे, उसके अगले ही दिन यानी कि 8 जुलाई 2024 को उनकी कैबिनेट की बैठक हुई थी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद 7 जुलाई को उन्होंने शपथ लिया था। अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में इस बात की चर्चा की गई थी, फैसला लिया गया था, लेकिन एक कदम बढ़ाने में 14 महीने लग गए। क्या कहेंगे? सभी पैनलिस्टों को जोहार करते हुए मैं अपना निवेदन ये करना चाहूंगा कि देखिए, इस सरकार को लेकर के हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि विल पावर की कमी शुरू से दिख रही है इस सरकार में। हम लोग जो इच्छा शक्ति की जो कमी है उसको डे 1 से फील कर रहे हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अपनी बहुमत की सरकार होती तो पता नहीं किस ढंग से वो चलाते, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट गठबंधन की मजबूरियां हम लोग भी समझते हैं, और आरजेडी के साथ गठबंधन के बाद आप विस्थापन की बात करेंगे, आप स्थानीय नीति की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुश्किल होगा। हम लोग भी जान रहे हैं कि गठबंधन की दुश्वारियां हैं, गठबंधन की मजबूरियां हैं, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों के लिए क्या आप राज्य के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या आप झारखंडियों और आदिवासियों मूलवासियों के हितों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्या ऐसे गठबंधन, ऐसे साझ का क्या मतलब? रही बात की जिस बात की सुगबुगाहट 14 महीने पहले शुरू हुई थी, आपके उनके शपथ ग्रहण के अगले दिन 8 जुलाई 2024 को जब पहली बार वो विस्थापन आयोग की बात कर रहे थे, और अब लगभग 14 महीने का समय गुजर गया है। हमको लग रहा है कि झारखंड को इस नीति की बहुत पहले से जरूरत थी। अभी लोगों ने आयोग बनाया, 3 साल का समय दिया गया है आयोग को। अभी आयोग के अध्यक्ष आने हैं, उनमें जो सदस्य होंगे उनकी अभी सूची आनी है। लेकिन मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं JLKM की तरफ से कि किसी भी गैर झारखंडी को इस आयोग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और आयोग का जो अध्यक्ष वो अनिवार्य रूप से किसी विस्थापित विद्वान को होना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि एक ऐसा जगह है विस्थापन आयोग के अध्यक्ष का जो उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जो इस दर्द से वाबस्ता है, जो इस दर्द को झेल चुका है। और जिस ढंग से आपको पता है कि राज्य के अंदर नीति नहीं होने के कारण, विस्थापन नीति नहीं होने के कारण जादू महतो की मौत हुई। अगर कोई ठोस विस्थापन नीति होता तो ये घटना नहीं होती। 13 साल पहले धनबाद के जिला अधिकारी के सामने मोनेट कंपनी और BCCL के पदाधिकारियों के साथ बैठ करके उनके जमीन को लिया गया, 5 एकड़ 71 डिसमिल जमीन, लेकिन उसको लेकर के ना मुआवजा है, ना कोई पुनर्वास की व्यवस्था है, ना कोई नौकरी की व्यवस्था थी। जादू महतो बहुत जगह गए थे अपनी फरियाद को लेकर के, लगभग सभी राजनीतिक दलों के पास गए थे, सभी अधिकारियों को उन्होंने टटोला था, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की। और हमको कहते बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मदद आते आते बहुत देर हो गई, उनकी जान चली गई। लेकिन अंतोगत्वा जिस ढंग से हमारी पार्टी की पहचान है झारखंडियों के हित के साथ खड़ा रहने की, विस्थापितों के दर्द को महसूस करने की, जादू महतो के मामले पर हम लोगों ने निर्णायक कदम उठाया। टाइगर जयराम महतो जी की पहल पर जो BCCL प्रबंधन है उनको 3 दिन के बाद ही सही उनकी अकड़ टूटी, और जो डिमांड पार्टी की तरफ से टाइगर जयराम महतो जी ने रखा था उनको BCCL ने माना है। इसका हम लोगों को संतोष भी है, मगर दुख इस बात का है कि नीति अपंगता के कारण, नीति विहीन झारखंड में
ऐसे कई और जादू महतो होंगे जो दर्द से करा रहे होंगे, जिनको मरहम की जरूरत है। और जो विस्थापन आयोग के बारे में, जो झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग की को जो कैबिनेट ने पास किया है, उस पर महती जिम्मेवारी है कि राज्य के 1,59,000 परिवारों को चिन्हित करते हुए, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है, उनके साथ कहां कहां किन किन परियोजनाओं में जमीनें गई हैं, कितनी जमीनें गई हैं, उनको क्या रोजगार मिला, कितनी नौकरी मिली है, उनके मुआवजा का क्या स्तर है, उनके रीपेमेंट का क्या स्तर है और उनको किस ढंग से पुनर्वासित किया गया है। तो ये आयोग को स्टडी करना है 3 साल के लिए, और 3 साल के अंदर सरकार को अपना रिकमेंडेशन, अपना सुझाव देना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं झारखंड सरकार से कि किसी भी हालत में जो झारखंड राज्य पुनर्वास विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का जो गठन किया गया है, उसको टर्न्योर एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। आयोग को डे 1 से काम करना चाहिए और 1000 दिन के अंदर जो उनका जो टाइम फ्रेम है, उसके अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके सरकार को अपने फाइनल बिल्कुल विजय जी, आपने कई बड़े पॉइंट्स आप अपनी इस बातों में रखा है आपने। हम चलेंगे सरकार के पक्ष रख रहे पंकज तिवारी जी के पास। पंकज जी, विजय सिंह कह रहे हैं कि जादू महतो को न्याय मिलते मिलते काफी देर हो गया, न्याय मिला और जादू महतो ही नहीं रहे। इसी तरह आप ही के नेता, आपके प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की कर रहे हैं कि बहुत देर हो गई जनाब। आप क्या कहेंगे, देर हो गई? और देर हुई तो क्यों? इस राज्य में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, जैसा कि आपने देखा है। और इसके लिए अगर पंकज तिवारी जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, आप अपनी बात रखें। बीजेपी से मैं ये सवाल पूछ लूंगा, आज आपकी सरकार है, ये आपका दूसरा टर्म है, मेरा सीधा सवाल आपसे है, समय की पाबंदी रहती है इसलिए आप पूरा व्यापक रूप से बात कहें, आप अपना पक्ष रहे। क्या आपसे देर हुई और वजह क्या थी, बताइए। देखिए, गठबंधन की सरकार है और हमारे के राजू जी हमारे जो प्रभारी हैं, चूंकि हमारे मैनिफेस्टो में भी ये मामला था और इसके चलते हम अपने घोषणा पत्र के तहत कार्यों को कर रही है सरकार, और सही समय पर निर्णय लिया गया है। और आपने देखा है कि जो आयोग का गठन करना है, जैसा कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि विस्थापन का दर्द सहे हुए लोगों को आयोग में आना चाहिए, तो मैं भी उस पर सहमत हूँ। सरकार ने भी इस पर कहा है कि जो जिनके पास 10 वर्ष का कम से कम न्यूनतम अनुभव होगा वही इसके अध्यक्ष होंगे, और जो विस्थापन पुनरावास को लेकर के जिनका अपना 10 वर्ष का मिनिमम अनुभव नहीं होगा, वैसे लोग अध्यक्ष में नहीं होंगे। और आयोग का गठन के साथ ही आज 1.5 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए पंकज तिवारी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, बीते साल जुलाई महीने में हेमंत सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि यहां आयोग का गठन होगा। अब इस आयोग के गठन के फैसले पर मुहर लगाने में कैबिनेट ने 14 महीने का समय लगा दिया। अब बताइए कि ये अभी तो फिर गठन का फैसला हुआ है, अब ये गठन कब होगा, वो काम करना फंक्शन कब शुरू करेगा, ये भी तो सवाल है। क्योंकि आप एक फैसला को फैसला बनाने में ही 14 महीने का समय लेते हैं, जमीन पर उसका इमीडिएट असर दिखने के लिए। यही सवाल बंधु तिर्की भी कर रहे हैं। अगर आपने हमारी रिपोर्ट देखी होगी तो बंधु तिर्की ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को अमली जमा पहनाने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। बोले। देखिए, सरकार, जहां तक सरकार को आप कह रहे हैं कि सरकार ने विलंब किया, तो सभी विशेषज्ञों से राय लेने के लिए, चूंकि पहले से गठित आयोग नहीं रहा है और झारखंड इसका दंश झेलते हुए आज अपने 25 साल को पूरा कर रहा है, तो ऐसे में जब आयोग का गठन का मामला आया तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री और हमारी कैबिनेट ने इस पर पूरी तरह से संजीदगी जताते हुए सभी लोगों की राय, सभी लोगों से विचार ले करके ही किसी कार्य को करने का कार्य करती है। और उसके लिए उसी में जो भी समय लगा उसके लिए तो सरकार ने अपना कार्य को किया। पंकज तिवारी जी, कहीं ना कहीं आपके सरकार में ही या कहीं कि आपके पार्टी में ही अंतर्द्वंद है। आप खुद देखिए कि बंधु तिर्की और अंबा प्रसाद जैसी शख्सियत खुद कहीं ना कहीं जब इस तरह विरोध में आती है तो सरकार के विरोध में ही दिखता है ये तमाम चीज़ें जो है। मैं चलता हूं बीजेपी के पास, भरत यादव जी हमारे साथ हैं। भरत जी, बीजेपी अमूमन झारखंड में तकरीबन 17 साल तक सत्ता में रही है, मेरा मानना है, या 16 साल। अब तक बीजेपी, सवाल तो यह भी उठता है कि बीजेपी को विस्थापितों की याद नहीं आई, आपने आयोग के बारे में कभी सोचा नहीं, जबकि झारखंड में विस्थापितों की समस्या तो सदियों से है।
बोले। देखिए, पहले तो सभी अपने पैनल के मित्रों को मेरे ओर से जोहार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड की चीर लंबित मांग थी झारखंड राज्य अलग करने का, इसी अपेक्षा के साथ अलग किया था कि यहाँ के स्थानीय लोगों का जो भी सामाजिक आर्थिक विषमता है वो दूर हो। और ऐसा नहीं है कि उस दिशा में प्रयास नहीं हुआ। बाबूलाल जी के काल में अगर देखें, आपका 27 महीने के कालखंड में उसका आरआर पॉलिसी के लिए निश्चित रूप से एक प्रारूप बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद वो नहीं रहे। अर्जुन मुंडा जी की सरकार आई, अर्जुन मुंडा जी के सरकार में भी 2003 से लेकर के 2006 में प्रारूप बना, फिर वो भी नहीं रहे। फिर वो पुनः जो है सो आपका, हमको लगता है कि अर्जुन मुंडा जी उसके बाद 2008 से 2010 तक शायद अर्जुन मुंडा जी रहे। उस पीरियड में आप देखिएगा कि उसका प्रारूप भी बना, विस्थापन नीति भी बनी, और 2013 में अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 बना। और उसके आधार पर, क्योंकि उनका भी स्थिर सरकार रही, उसके आधार पर जब रघुवर जी का 5 वर्षों का स्थिर सरकार बनी, तो उसी को आधार मानते हुए 2017 में LARR पॉलिसी रघुवर जी के शासनकाल में बना, जिसमें कि इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि जिनका भी भूमि अधिग्रहण होगा वो ग्राम सभा से अनुमति उसमें अनिवार्य होगा। दूसरी बात की जो बाजार का दर होगा उससे 4 गुना मूल्य पर जो है उनका जमीन अधिग्रहित किया जाएगा। तीसरी बात की उनके परिवार के एक लोगों को नियोजन सुनिश्चित किया जाएगा। चौथी बात की किसी कारण से अगर नियोजन नहीं सुनिश्चित होता है तो उनको आजीविका भत्ता जो है सो दिया जाएगा। भरत और जी, उनके भरत जी, स्किल भरत जी, डेवलपमेंट मैं आपको रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं। देखिए, तमाम सरकारों में इस तरह के मापदंड तो होते ही हैं। कौन नहीं कहता है कि मुआवजा मिलेगा, कौन नहीं कहता है कि नौकरी मिलेगी, सब तो कहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। बता रहे हैं इसी के लिए नया मैकेनिज्म लाने की ये कोशिश की गई है, ये विस्थापन आयोग इसीलिए लाया गया है। बोलिए। नहीं, उसमें केवल इतना ही नहीं है। ठीक है, आयोग के नाम से किसी कमीशन का गठन नहीं हुआ, लेकिन उसमें स्थानीय स्तर पर जो है सो आरआर समिति और राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन जरूर हुआ। और उस समय यह बात थी कि परियोजना के स्तर पर जो विस्थापन की समस्या है उसका निराकरण होगा, और राज्य में उच्चाधिकार प्राप्त जो समिति है वो उसका निराकरण करेगी। अब रही बात की उसके तहत कुछ जगहों पर कुछ काम भी हुआ। उसके बाद रघुवर दास जी की सरकार नहीं रही। अभी अब वर्तमान सरकार जो है सो आयोग का गठन की है, इसका हम लोग भी स्वागत करते हैं कि चलिए विस्थापन आयोग का गठन किया है। लेकिन एक बात इसमें महत्वपूर्ण है, बोलिए। जो आज हम देख रहे थे, आज ही का शायद अखबार में था या कल का अखबार में था, कि इस आयोग के अनुशंसा को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी। तो अगर इस आयोग के अनुशंसा को नहीं मानना है तो सरकार सीधे अपना कोई नीति उस प्रकार का घोषणा कर देती, या नहीं तो फिर होना चाहिए था कि भाई जो यह सरकार का ये आयोग का अनुशंसा होगा उस अनुशंसा के आधार पर हम नीति बनाएंगे, इसकी घोषणा कर दिया होता। लेकिन इसमें बहुत अस्पष्टता है, और हमको लगता है कि आयोग का गठन से इस बात से जरूर लोगों को संतोष होगा कि कम से कम जो वास्तविक डाटा है, इस राज्य में आजादी के बाद कितने लोग विस्थापित हुए, कितने लोगों को लाभ हुआ, कितने लोगों को नुकसान हुआ, हमको लगता है कि कोई इसका एक निश्चित डाटा अभी तक हमको नहीं लगता है कि राज्य सरकार के पास होगा। अगर आप उसको आकलन करें तो विभिन्न माध्यमों से विभिन्न डाटा आता है। कहीं पर 1.5 लाख आता है कि 1.5 लाख परिवार विस्थापित हुआ, कहीं उससे ज्यादा भी आता है, कहीं उससे भी कम आता है। इसका मतलब कि कोई डाटा नहीं है। तो एक तो है कि चलिए एक डाटाबेस तैयार हो, और उसके आलोक में जो आयोग जो अनुशंसा करेगा, सरकार को उसके लिए बाध्यकारी होना चाहिए। सरकार को इतना अपने आयोग पर विश्वास होना चाहिए कि उस आयोग में जो अध्यक्ष बनेंगे, सचिव बनेंगे, या जो स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों को रखा जाएगा, तो उनके अनुसार जो अनुशंसा किया जाएगा वो उस क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में जो है सो वास्तविक होगा, और उसके अनुशंसा को मानना चाहिए। देखिए, एक बात तो सही है
कि झारखंड हमको लगता है कि देश का पहला ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा विस्थापन का समस्या को झेला है। और उसका कारण है कि जब खनिज पूरे देश का 40% से अधिक अगर इस क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है कि विस्थापन भी स्वाभाविक है। तो जब यहाँ पे झेला है और विस्थापितों का उद्धार किए बगैर इस राज्य का उद्धार की कल्पना करना बेमानी होगा। तो हमको लगता है कि इससे बेहतर होता कि जो आयोग के अनुशंसा को मानने के लिए सरकार बाध्य होती। अब तो होगा कि अगर कुछ आयोग अनुशंसा भी करता है तो फिर सरकार में, जैसा कि अभी विजय जी ने बताया कि आरजेडी और भी सहयोगी दल है, उनका इस पर, उसके अनुशंसा पर उनका मत बनता है कि नहीं बनता है, उनका क्या विचार है, तो उसको लेकर के हो सकता भरत जी, है कि आपका पॉइंट आ गया और आपने बहुत जरूरी पॉइंट उठाया है कि कहीं ना कहीं जब अगर आयोग सरकार बनाती है तो फिर आयोग की जो अनुशंसा होगी उसके लिए सरकार को बाध्य तो होना ही चाहिए। अगर आयोग एकदम होना चाहिए, नहीं तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, फिर आप अपना ही नीति उस टाइप का बना आपका पॉइंट आ गया भरत जी। हम चलते हैं डॉक्टर कर आफ्ताब जमील के पास। आफ्ताब जी, साफ तौर पर हर कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है, आप भी आयोग के गठन के फैसले का आप भी स्वागत करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जेडीयू का इस पर क्या रुख है, साथ ही आयोग नीति की बात तो बहुत हो गई, क्या आपको सरकार के इस फैसले में नियत की कहीं भी कोई इफ बट दिख रही है? देखिए, सबसे पहले कृष्णकांत भाई, मैं आपको, आपके चैनल में बैठे जितने भी हमारे पैनल में जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं सभी पार्टियों के, मैं तमाम नेताओं को और आपको और झारखंड की जनता को ईद मिलादुल नबी का आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं। आपको भी और खैर मकदम करते हैं। आपको भी। और साथ में मैं जो आज जो आयोग बना है विस्थापन नीति का, अभी बना नहीं है, फैसला हुआ है, अभी बनना बाकी है। अभी लंबी दूरी तय करनी बाकी है। नहीं, अभी इसको हम लोग इसको बना ही मान रहे हैं। अच्छा, क्योंकि तरह का झारखंड में काम चल रहा है, वो घोषणा हो जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होता है वो सबको मालूम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो राज्य पूरे देश को सबसे ज्यादा रॉयल्टी देने का काम करता है और पूरे देश को खिलाने और पिलाने का काम करता है। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा झारखंड का लोग यहाँ दंश झेल रहे हैं, गरीबी का, भूखमरी का, प्यास का और लूट और मार का। आज आपने एक बात बताया कि वो जो महतो, जिनका जादू महतो जी के बारे में आपने बताया, ये जादू महतो सिंगल नहीं है, ये ऐसे ऐसे जादू महतो का, तो मान लीजिए जादू महतो का तो मामला सामने आ गया, लेकिन ऐसे सैकड़ों ने हजारों के संख्या में हैं जिनका आज अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, मर गए, खप गए, कि जमीन के नीचे चले गए, कि आसमान में चले गए। और आपको ये बहुत बड़ी बात ही मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जो स्थानीय, अभी हमारे विजय भाई बात कर रहे थे कि स्थानीयता के लोगों के बारे में, मैं बाहरी और भीतरी की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं सबसे बड़ी बात यहाँ ये है विडंबना कि सरकार तो लोकल लोगों की ही है। सरकार तो आज जो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कौन लोग बैठे हैं? उसमें कांग्रेस भी है, उसमें आरजेडी भी है, आरजेडी है, सारे लोग झारखंड के ही हैं और झारखंड के ही नेता हैं और मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उस परिवार से आते हैं जिनके मुखिया पूरे झारखंड में विस्थापन के खिलाफ में ही आवाज उठाने का काम किया और आंदोलन करने का काम किया। और यह विस्थापन का ही काम था कि जिसके कारण राज्य को अलग करने का निर्णय लिया गया था। यह सबसे बड़ी बात है। आज क्या मामला आप बोलेंगे, किसको जाकर के सुनाने का काम करेंगे? एक खलील साहब थे जो हम लोग जिनको जानते थे, वो खलील साहब राजरप्पा के हैं और उनका पूरा का पूरा परिवार लड़ते हुए विस्थापन के खिलाफ आवाज उठाते हुए और पैसा उनका जो बकाया था सीसीएल और बीसीसीएल में मांगते मांगते थक गए और उनका कई पीढ़ी जो है वो मर करके खप करके खत्म हो गया। तो
यहाँ झारखंड में बीसीसीएल और सीसीएल का ही केवल नाम नहीं है, यहाँ पर पूरे झारखंड में मिनरल से भरा हुआ है। आप हर क्षेत्र में, चाहे वो कोयलांचल हो, चाहे वो लोहांचल हो, या फिर आप इधर चले आइए बॉक्साइट और इस सब के एरिया में आप चले जाइए, सारे जगह मिनरल का लूट चल रहा है। और जो लोग ओरिजिनल लोग थे, जो भूमिपति थे, जो भूमिहर लोग थे, उन लोगों का पूरा भूमि छीन लिया गया, रैयतों का पूरा जमीन छीन लिया गया, और सिर्फ उनको क्या मिला? आश्वासन। आश्वासन के नाम पर उनको कुछ माने मिला कि आपको। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिन लोगों का नौकरी और जिन लोगों का ये होना था, उन लोगों को तो नौकरी मिला नहीं। जिन लोगों के लिए कहा गया कि नौकरी अगर मान लीजिए मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन उनको नौकरी मिली नहीं और उनको मुआवजा भी नहीं मिला। आफ्ताब साहब, तो जब नौकरी भी नहीं मिला, उनके जगह पर कौन? बिल्कुल आपका उनकी नौकरी किसको मिली? उनकी नौकरी उन्हीं को, बहुत सुन लिया जाए हाँ, बोलिए। कृष्णकांत सर, बोलिए, कि बोलिए, नौकरी जो उनको मिलना था, उनको जो मुआवजा मिलना था, उनको नहीं मिला। ओरिजिनल लोगों को, जो लोग साजिश करता जो लोग थे, जो अफसर थे, जो पदाधिकारी थे, जो स्थानीय नेता थे, उन लोगों ने उनका नौकरी को हथियाने का काम किया, और उनका जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिलने का काम था, उसको भी उन लोगों ने ही हथियाने का काम किया। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं। एक कहावत है कि कापे करो सिंगार। डॉक्टर आफ्ताब, मैं आपकी इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं। मैं चलता हूं विजय सिंह जी के पास। विजय जी, यूं तो पूरे झारखंड में विस्थापन की समस्या है, जब और कहीं ना कहीं इस समस्या के जड़ में दो तीन चीजें जो है, हम जिस सरकार को और जिस प्रशासन को मानते हैं कि ये लोगों की पैरोकारी करेगा, ये विस्थापितों की पैरोकारी करेगा, ये कंपनियों की तरफ से फील्डिंग करना शुरू कर देती है। इसके कई उदाहरण है, जादू में तो ताजा उदाहरण है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया है, या फिर विस्थापन को लेकर धनबाद में ही जनरेडा जैसी जो अथॉरिटी बन गई है, वो भी डिसफंक्शनल हो जाती है। लगातार उसके कई उस पर नए उस पर ये मास्टर प्लान भी आते हैं, लेकिन मास्टर प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। बात तो दिल्ली तक होती है, लेकिन एक धनबाद का जो जादू महतो है, उसकी हक नहीं सुना जाता। आखिर इस समस्या के जड़ में कैसे जाया जाए? और आयोग तो बात की बात है कि फंक्शनल होगा, लेकिन अगर आज कोई जादू महतो जूझ रहा है, उसे राहत कैसे मिलेगी? बोलिए। सबसे पहली बात की जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं, उस बात का पैनल पे बैठे हुए जो मेहमान है वो क्या अर्थ निकालेंगे उसकी मैं परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि जो बात अभी जमील जी जो कह रहे थे, मुझे ऐतराज है इस बात को लेकर के। और आपने जो सवाल पूछा है कृष्णकांत जी, उसका उत्तर यही है कि व्यवस्था में बैठे हुए कौन लोग हैं, किनके लिए अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? क्या राजनीतिक अतिक्रमण के लिए हुआ था? और राजनीतिक अतिक्रमण को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्था अतिक्रमण की बात, जब कभी भी वैकेंसी निकलता है, नौकरी निकलता है, अवसर लूटे जाते हैं पर प्रांतीय। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, हम शेष भारत की बात करते हैं कि झारखंडियों के अधिकार को लूट कौन रहा है? जिन ताकतों से मुक्त करने के लिए झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ, पिछले दरवाजे से राजनीतिक अतिक्रमण के कारण आज भी वही लोग व्यवस्था में खुद को बनाए रखना चाहते हैं। ये अफसोस की बात है, ये इसके कारण झारखंड में अन्याय हो रहा है। ऐसे लोगों को इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि पहले राजनीति से बाहर करेंगे और इसके बाद व्यवस्था से बाहर करेंगे। मैं कह रहा था कि इनका जो मतलब जिनको निकालना है वो निकाले, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। जो बात अभी हम लोग कर रहे थे आरआर पॉलिसी को लेकर के, आरआर पॉलिसी में स्पष्ट होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी मिलेगी। आप वे आउट निकालते हैं, आप साइड वे आउट अगर आप निकालेंगे कि इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, वैकल्पिक रोजगार दिया जाएगा, फिर तो सरकार बोलेगी कि आप मुर्गी पालो, गाय पालो और छगरी पालो और ये करो और वो करो। तो फालतू के चोचले बंद होने चाहिए। आरआर पॉलिसी में स्पष्ट होना चाहिए कि अगर जिसका जमीन गया है उसका नौकरी होगा। आप इससे बकरी पलवाएंगे और इसको वैकल्पिक रोजगार देंगे और बिहार और यूपी से लोग आकर के यहाँ पे नौकरी करेंगे, ये झारखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पार्टी लाइन से एकदम पार्टी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। और एक बात और कि जो बातें हम लोग कर रहे थे आयोग की सिफारिश से सरकार नहीं मानेगी, तो आयोग बनाने का मतलब क्या है? आयोग बनाने का क्या मतलब है? अगर आपको आयोग की सिफारिशें माननी ही नहीं है तो आप किस लिए इस कठपुतली आयोग को बना रहे हैं? हम तो ये मान करके चलते हैं कि झारखंड के लोगों को धोखा देने के लिए जिन शक्तियों ने एकीकृत बिहार के टाइम में और अलग झारखंड बनने के बाद 25 सालों तक जिन शक्तियों ने, जिन बुद्धिजीवियों ने, जिन धूर्त लोगों ने अब तक नीतियां बनाई है, ये आयोग का जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं लोगों का उपज है।
अगर आपको नहीं बनाना था, अगर आपको सिफारिशें नहीं माननी थी, तो आप फिर 3 साल आप झारखंड के लोगों को झुंझुना थमाएंगे, आप झारखंड के लोगों को ठगने का काम करेंगे। इस कठपुतली आयोग की जरूरत नहीं तो सरकार जो नीति लेकर के आ रही है, जो नोटिफिकेशन ला रही है, उसमें वो सुधार करे, अभी वो रेक्टिफाई करे कि ये जो झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग बनाया जा रहा है, बिना टाइम एक्सटेंशन दिए हुए इस आयोग की सिफारिशों को सरकार मानेगी। और अभी क्या हो रहा है झारखंड के अंदर, हम लोग अभी जमीन जी कह रहे थे कि आप लोग भारी बिक्री करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? डीएमएफटी बोकारो में क्या कुछ हुआ? आज खजाना खाली है, डीएमएफटी के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं। 225 करोड़ रुपया का अतिरिक्त वर्क ऑर्डर इशू कर दिया गया है। तो राजनीति में बैठे हुए लोग, व्यवस्था में बैठे हुए ऐसे लोग जो राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथों से राज्य को मुक्त कराने की जरूरत है। पहले राजनीतिक शुद्धिकरण होनी चाहिए, इसके बाद हम लोग व्यवस्था की तरफ भी बढ़ेंगे। एक भी अधिकारी, देखिए हम लोग नहीं कहना चाहते इन सब चीजों को, लेकिन झारखंड को जिस ढंग से इन लोगों ने लूटखंड बनाया है, हम लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। हर हाल में ऐसे लोगों को खदेड़ने की जरूरत है। बात कर रहे थे आरआर पॉलिसी को लेकर के थोड़ी देर पहले, अभी भरत जी भी कह रहे थे कि आरआर पॉलिसी पर काम होना चाहिए। हमारी पार्टी भी ये इस बात को मानती है, लेकिन स्पष्ट आरआर पॉलिसी बनना चाहिए। ये इक्वली एप्लीकेबल होगा रैयतों के लिए भी और कंपनियों के लिए। ये ट्रांसपेरेंट होगा। अगर आप पॉलिसी बनाएंगे तो ये विजिबल होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, रैयतों को भी पता होगा कि मेरी कितनी जमीन जाएगी, क्या सुविधा हमको मिलेगा, और कंपनियों को भी ये पता रहेगा कि अगर हम रैयत से मिलेंगे तो उनको क्या कुछ देना पड़ेगा। तो जो गिरेबान से वो स्पष्ट होगा कंपनियों के लिए और रैयत के लिए भी। इसलिए आरआर पॉलिसी पे सरकार को काम करना चाहिए और स्पष्ट लेकर के आना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था, बाबा रामदेव को 101 रुपया और 100 रुपया में जमीन दिया गया। क्या जरूरत है इस बात को? भारतीय जनता पार्टी पे कौन सा कर्जा था जो बाबा रामदेव का, जिसको उतारने के लिए ये लोग कर रहे थे? तो बाबा रामदेव ने 2014 में झूठ बोला था देश के सामने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे, वो कंपेयर कर रहे थे पेट्रोल की कीमत को लेकर के। तो एक युग गुरु अगर इस तरह से दवाई बेचेगा और योग के नाम पे और स्वास्थ्य के नाम पे अगर धन्ना सेठ बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रचार करेगा, तो क्यों नहीं राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो 100 रुपए में और 101 रुपया में ऐसे लोगों को जमीन दी जाएगी। सरकार की, हमको लग रहा है कि जो कर्जा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था बाबा रामदेव का, उसका झारखंड के लोगों की जमीन को देकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं। और ये काठ का हाड़ी थे, बाबा रामदेव का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने। दोबारा उस काठ के हाड़ी को खुद विजय जी, आपने कई सवाल उठाए 2019 के और 2024 में बाबा रामदेव का हर सवालों का जवाब इन लोगों ने कोई इस्तेमाल नहीं किया। कुछ सवाल, जिस ढंग की नीति और रीति चल रही है झारखंड के अंदर, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत गुस्से में है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, आजसू के लोग हो, जेएमएम के लोग हो, जेडीयू के लोग हो, आरजेडी के लोग हो, सबने मिलकर झारखंड को लूटखंड बनाया है। इसीलिए हम लोग विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को झारखंड की जरूरत नहीं। हम आह्वान करना चाह रहे हैं आपके इसी से कि झारखंड की जनता, जिन लोगों ने, जिन दलों ने, जिन नेताओं ने अलग झारखंड बनने के 25 साल के बाद भी इस राज्य को लूटने का काम किया है, राज्य की जनता ऐसे लोगों को खारिज करे। हम लोगों की राजनीति के कारण एनडीए को 15 सीटों का विजय जी आपका पॉइंट आ गया है। थोड़ा आने वाले समय में हम लोग और प्रयास करेंगे, और भी मेहमान है हमारे साथ। विजय जी आपका पॉइंट आ गया, आपका मिले, बिल्कुल आपकी हर बात आ गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो आयोग की अनुशंसा की बात कही है, वो सरकार के रहनुमा, जो सरकार के कोई भी प्रतिनिधि होंगे रांची में, वो सुनते होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन तक भी ये बातें जाए, क्योंकि जब आयोग है तो उसे शक्तियां देनी होगी, और आयोग की जो अनुशंसा और सिफारिशें होंगी, आयोग अगर सरकार उसे मानती है, तभी ये मकसद, ये सोच पूरा होगा, मुकम्मल होगा। आपने कई सवाल उठाए, वो सवाल हम बीजेपी से भी करेंगे। लेकिन आपने राजनीतिक शुद्धिकरण की बातें कही, इस पर कई तरह के चर्चाएं हो सकती हैं, कई तरह का राय हो सकता है, इसमें भी बात करने की जरूरत है। लेकिन हम बिल्कुल, लेकिन हम आपके उसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। पंकज तिवारी जी, मैं आता हूं विजय जी आपके पास। पंकज तिवारी जी बोलिए, जमीन साहब 10 सेकंड बोलिए, सुन लिया जाए, 10 सेकंड एक बात सुन लिया जाए। हाँ। विजय भाई को, जेकेएलएम को ये तो मैंने किसने राइट दे दिया है कि सबको कह रहे हैं कि लुटेरा है? अब जनता राइट दे रही है, अब जनता राइट दे रही है जमीन की, जनता राइट पार्टी को मेहनत करके हम इस पर बहस कर लेंगे। विजय जी और डॉक्टर अल्ताफ, हम इस पर भी बहस कर लेंगे। तो सब तिवारी जी के पास चलते हैं, पंकज तिवारी जी के पास चलते हैं। आप सभी से कभी राइट नहीं मिला है, आप इस तरह की पॉलिसी, आप लोग हरियाली आंसू बहा रहे हैं यहाँ पर बैठ करके
कि यहाँ पर विस्थापन आयोग में ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। अभी तक विस्थापन नीति क्यों नहीं बना? पूरे मैं झारखंड आपसे में पूछ जितने रहा भी हूँ, राजनीतिक पार्टी है जमीन वो राजनीतिक पार्टी दूध का जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि आप विजय भाई आप बहुत राजनीतिक दल चोरी कर रहे हैं, झारखंड के लोगों को धोखा दे रहे हैं, पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूँ। अलग अलग राज्य बनने के बाद डॉक्टर आफ्ताब मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बारी में अपनी बातें कहिएगा। आप लोगों ने विजय जी थोड़ा सा बहस आगे बढ़ाते हैं। विजय जी हम लोग, आप सभी लोग सम्मानित हैं और आप सभी लोग हमारे पैनल पर पहले भी बैठते रहे हैं और आप अपनी बातें बेबाकी से रखते हैं। हम इस चीज की तस्दीक करते हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए, तिवारी जी को सुन लीजिए। आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज तिवारी जी को सुन लीजिए। पंकज तिवारी जी, मेरा यह मानना है कि आज गुरुजी नहीं है तो गुरुजी के सपने को, गुरुजी की सोच को हेमंत सोरेन आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही देर हो गई लेकिन इसे हम दुरुस्त फैसला मान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह भी है, अगर सरकार ने आयोग बनाया है और सरकार ने आयोग की सिफारिशों को मानने की बाध्यता नहीं रखी है तो सरकार की नीयत पर भी सवाल उठेंगे, सरकार के नेता पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि विस्थापन का दर्द और विस्थापन का जख्म बहुत बड़ा है झारखंड में। बोलिए पंकज जी। आफ्ताब जी, मैं पंकज जी से हमारा सवाल है। आफ्ताब जी प्लीज हो गया। नहीं मानते हैं हम लोग ना बीजेपी को। आफ्ताब जी, सभी मेहमानों से हमारी गुजारिश है, प्लीज आप अपनी बारी का इंतजार करें, आप अपनी बारी का इंतजार करें प्लीज। पंकज जी अपनी बात रखने के लिए तैयार है। बिल्कुल लुटेरा है। 25 साल तक आप लोगों ने नीति नहीं दिया। क्या कर रहे थे आप लोग? नहीं तो आप लोग क्या कर रहे थे 25 साल तक? 25 साल तक आप लोग क्या कर रहे थे? कहाँ है विस्थापन नीति? विजय जी, हम आप दोनों का सवाल आप दोनों से पूछेंगे अपने वक्त पर, प्लीज अब सुन लेंगे। डॉक्टर आफ्ताब साहब प्लीज, डॉक्टर आफ्ताब साहब आपसे गुजारिश है, डॉक्टर आफ्ताब साहब गुजारिश है अपनी पारी में बोलिएगा। इसे विधानसभा मत बनाइए, इसे विधानसभा मत बनाइए प्लीज। डॉक्टर आफ्ताब इसे विधानसभा मत बनाइए प्लीज। विजय जी आप भी तो, विजय जी आप भी तो समझे, विजय जी आप भी समझे बातों को। आप सभी लोग अपनी बातें मुकम्मल तरीके से रखने के लिए सक्षम है। आप अपनी पारी में अपनी बातें रखिएगा। आपस में इस तरह झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हो गया विजय जी, हो गया। मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी आप समझिए बातों को, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। विजय जी किसी के, डॉक्टर आफ्ताब साहब किसी के अस्तित्व को हम नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर आफ्ताब साहब फिर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में आपकी क्या अस्तित्व है। डॉक्टर आफ्ताब साहब, डॉक्टर आफ्ताब आप सुनिए बात को प्लीज। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। डॉक्टर आफ्ताब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। विजय जी आपसे भी हमारी सलीमता से गुजारिश है। डॉक्टर आफ्ताब साहब कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं आप लोग इशू को? बिल्कुल मेरा सवाल सीधे पंकज जी से है। मैंने यही सवाल पूछा है। विजय जी बस सुन लीजिए। विजय जी फिर हम आएंगे ना, चर्चा करेंगे, बहुत अभी लंबा समय है। विजय जी एकदम विजय जी सुनिए तो कम से कम। विजय भाई एक मिनट में हम भरत जी फिर आएंगे, फिर बात बढ़ जाएगी। भरत जी मैं आपके पास आऊंगा। भरत जी 1 मिनट में हम अपनी बात को रखेंगे। 1 मिनट में भरत मैं बस इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। भरत जी फिर बात बढ़ जाएगी ना, हम पंकज जी के पास चलते हैं। मैं आपको पूरा समय दूंगा बस, लेकिन फिर बात बढ़ जाएगी। मैं पंकज तिवारी के पास चलता हूँ। डॉक्टर आफ्ताब प्लीज हाथ जोड़ कर गुजारिश है, इसे विधानसभा मत बनाइए प्लीज। विजय जी आपसे भी गुजारिश है मेरी। विजय जी प्लीज आपसे गुजारिश है। अब तो हम लोग 5-7 मिनट समय बर्बाद कर चुके हैं। सबको मौका दीजिए। बिल्कुल सबको मौका दिया जाए। विजय जी और आफ्ताब साहब हम लोग 7 मिनट समय बर्बाद कर चुके हैं। प्लीज समझिए बात को। 25 सालों तक काम नहीं किया। नहीं हो गया, ठीक है, अब रहने दीजिए। डॉक्टर आफ्ताब प्लीज मैं आपसे प्लीज कह रहा हूं ना। अब ये निर्णायक मोड़ आ गया। विजय जी प्लीज आपसे भी मेरी गुजारिश है। अब हो गया। इस बात को यही रखते हैं, इस बात में एक दिन विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। हो गया डॉक्टर नहीं डॉक्टर आफ्ताब आपने बहुत बोल दिया। प्लीज पंकज जी साहब ने खड़े हैं, पंकज जी का मौका है। मेरा सवाल यही है पंकज जी, मेरा यह मानना है कि आज गुरुजी नहीं है लेकिन गुरुजी की सोच और सपने को ही हेमंत सरकार आगे बढ़ा रही है। लेकिन सवाल तब उठते हैं कि जब अगर हेमंत सरकार विस्थापन और पुनर्वास आयोग बनाने का ऐलान और फैसला करती है लेकिन आयोग को पंगु बना देती है। पंगु इसलिए कि क्योंकि अगर आयोग के अनुशंसा और सिफारिशों को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है तो फिर आयोग किस लिए? तो साफ तौर पर सवाल तो हेमंत सोरेन और उनकी सरकार की नीति और नियत दोनों पर उठेंगे। बोलिए। देखिए पहले तो हम आपको बताएं कि आयोग में की बातों को मानने की बाध्यता नहीं है। ऐसी बातें जो आ रही है, जहां तक मेरी जानकारी में है कि आप आयोग सारी बातों को सरकार आयोग नहीं माने,
लेकिन ऐसी नहीं है कि आयोग का जो गठन होगा उसमें सारी बातों को सरकार मानेगी। और सरकार ने, जैसा कि आपने देखा है कि आयोग के गठन में भूअर्जन से प्रभावित विस्थापित परिवारों को सामाजिक आर्थिक जो भी उसका सर्वेक्षण होगा वो आयोग के द्वारा किया जाएगा। राज्य में किसी भी परियोजना के लिए अगर परिसंपत्ति का निर्माण किया जाएगा तो आयोग उसका मॉनिटरिंग करेगा, उसके परिधि में आएंगे। विस्थापितों के लिए आयोग राज्य में जो भी सुझाव चाहिए वह सरकार को देगी। और सरकार ने पुनर्वास योजना के तहत जो भी लोगों को सरकार को राय देना है ताकि विस्थापितों का पुनर्वास और उससे उचित मुआवजा मिल सके, इसके लिए आयोग को पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। आयोग को योजना बनाने और सरकारी संस्थाओं को आंकड़े उपलब्ध कराने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो फिर इस तरीके की बातें कहां से आती है? और रहा बात कि आयोग का गठन के बाद जो अलिजामा पहनाया जाएगा तो आप खुद देख लेंगे जिस तरीके से सरकार किस तरीके से, आपने देखा है झारखंड की परिकल्पना करने वाले हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी और कांग्रेस झारखंड मांग को करती रही और झारखंड का निर्माण कराया गया। आज झारखंड में झारखंडी की सरकार है, इसकी दर्द बीजेपी को जरूर सता रही है। क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि 17-18 साल बीजेपी सत्ता में रही, आज आयोग का गठन नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी के साथियों ने इसका भी पूरा स्वागत किया है। मैं उनका भी इस बात के लिए कहूंगा कि उन्होंने स्वागत किया है। अच्छी बात है, सरकार अच्छे काम करे तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यह टिस तो रह ही जाता है कि आखिर इतने लंबे समय तक उनकी सरकार रही और उसके बाद इस सरकार को, क्योंकि शुरुआत दौर में ही जो सरकार का गठन हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जी को संसद से उठा करके ला करके यहाँ विधानसभा में बैठाया गया, तो उसी समय ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी। और रघुवर दास की भी पूर्ण बहुमत की सरकार रही, नो डाउट, फिर भी इन फैसलों को लेने में भारतीय जनता पार्टी ने काफी विलंब किया। आप मानते हैं कि अच्छी शुरुआत है, चलिए मानते हैं। तो आज निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं बिल्कुल उसको, चलिए हमने आपकी बात को मान लिया, तौर पर देखा जा रहा है, आपकी बात को मान लिया। चलिए भरत जी, एक अच्छी शुरुआत है इसे तो मान सकते हैं, लेकिन सवाल तो आपसे भी कहा जाएगा, जब आयोग बनने का फैसला हुआ और जब आयोग बन जाएगा तो एक सवाल, ये टीस तो हमेशा आपके पास रहेगी ही कि आपने तो नहीं बनाया। ये गेम तो बीजेपी जेएमएम की सरकार ने जीत ली है। हाँ, आपसे जरूर आपका इतिहास पूछा जाएगा, आपसे आपका अतीत पूछा जाएगा कि आपने विस्थापितों के लिए क्या किया। और आप जिस आरआर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ऐसे तमाम चीजों की, इसे लेकर भी कई तरह के सवाल शक सुबह हैं, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, कई सवाल हैं, बोलिए। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के पहले अभी जो पैनल में अपने मित्र लोग कुछ प्रश्न खड़ा किए उसका हम जवाब देना चाहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की 17-18 साल तक सरकार नहीं रही, 27 महीने बाबूलाल जी की सरकार रही। 2003 से 6 तक लगभग 3 साल एक बार अर्जुन मुंडा जी का, और फिर 10 से 13 साल लगभग 6 वर्ष तक उनकी सरकार रही। 6-2-8 साल और 5 साल जो है तो आपका रघुवर दास जी की सरकार रही, तो इसलिए 18 साल सरकार उनकी नहीं रही। चलिए दुरुस्त करते हैं। दूसरी बात की, इस कालखंड में हम पहले ही अपनी बात का हम प्रारंभ इसी बात से किए कि न केवल विस्थापितों का बल्कि पूरे झारखंड के मूल वासियों का सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इस राज्य को अलग किया था। आज दावा जो लोग कर ले, कांग्रेस के लोग कर ले या दूसरे लोग जेएमएम के लोग कर ले, या कि हमने राज्य बनाया है, तो अगर उस बहस में जाएंगे तो बहुत कड़वा भी लगेगा सच्चाई सुनने में, और ये बहस भी डिरेल हो जाएगा। बिल्कुल। अगर अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं बनती, अभी हमारे मित्र नीतीश जी का भी नाम ले रहे थे, निश्चित रूप से उनका भी सहयोग है। अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती तो ये राज्य अलग नहीं बनता, और इसी उद्देश्य से बनाया गया कि यहाँ के मूल वासियों के साथ साथ विस्थापितों का भी सामाजिक आर्थिक विषमता दूर होगा। दूसरी बात कि रघुवर जी के टाइम में जो 2017 में जो आरआर पॉलिसी बनी, हम इस बात से एकदम सहमत हैं कि वो क्लियर और क्रिस्टल नहीं है। आप उसके बाद हेमंत जी के नेतृत्व में भी इसके आपका 19 से लेकर के 24 के बीच में जो सरकार रही है उसमें भी उनका आरआर पॉलिसी बना है। लेकिन देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। खैर अभी ये कमीशन बनाए हैं, लेकिन उस समय जो बना कि रघुवर जी के पॉलिसी में एकदम क्लियर क्रिस्टल है, या कि एक व्यक्ति को, उसके परिवार को, एक व्यक्ति को रोजगार देना पड़ेगा,
जो बाजार का कीमत है उससे 4 गुना उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जो 19 से 24 के बीच में जो हेमंत जी की सरकार बनी है उसमें रोजगार से ज्यादा उसका प्रशिक्षण पर जोर है, उससे ज्यादा जो है सो आपका पंचायत से और ट्राइबल एरिया में उसका जो है सो स्वीकार्यता, उसकी स्वीकृति पर जो है सो ज्यादा जोर है। हमारा देखिए, हमारा बहस उसमें नहीं होना चाहिए। यह सरकार बनाई है कमीशन आयोग, इसको हम कृष्णकांत जी दूसरे रूप में देखते हैं। और अगर हमसे पूछेगा तो हमने क्यों इसका स्वागत किया है, हमने इसलिए स्वागत किया है कि वास्तविक विस्थापितों का जो है सो आंकड़ा सरकार के पास में आएगा। आज झारखंड में विस्थापितों की समस्या के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो विस्थापित के नाम पर यहाँ पर आंदोलन करने वाले तथाकथित स्थानीय नेता जिम्मेवार है, जो उनकी भावनाओं को भड़का करके और समय समय पर उनके आंदोलन को बेच करके प्रबंधन के साथ मिल करके और उनके साथ जो है तो गलत करने का प्रयास किया है। इसलिए आज ये समस्या लंबित है। हम भी चाहते हैं कि जब सरकार के पास वास्तविक आंकड़ा आएगा तो ऐसे जो फर्जी विस्थापित है या जो फर्जी नेता विस्थापन के नाम पर उनकी भावनाओं को भड़का करके, स्थानीयता और बाहरी के नाम पर भड़का करके जो अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। इसलिए हम इस आयोग का जो है सो स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से अगर सरकार इसके प्रति ईमानदार है तो इसका पूरा डाटा आना चाहिए। हम पहले ही अपने पहले ही वक्तव्य में बोले कि इस आयोग के माध्यम से डाटाबेस तैयार हो, कितने विस्थापितों को लाभ हुआ, कितने नुकसान हुआ, उसका निश्चित रूप से उसका रजिस्टर बनना चाहिए। या नहीं तो विस्थापन के नाम पर अभी बोकारो का से लेकर के पूरे बेरमो कोयलांचल क्षेत्र की जो हम स्थिति देखे हैं, या कहने में हमको कोई संकोच नहीं है कि विस्थापित के नाम पर कितना फर्जी लोगों का नियोजन हुआ है। फर्जी नियोजन करवाने वाले कौन लोग हैं? वास्तविक विस्थापितों का हक मारा गया, फर्जी नियोजन करवाने वाले कौन लोग हैं? विस्थापित नेता इसी प्रकार के विस्थापितों का भावना को भड़काते हैं कि तुम्हारे समस्या का समाधान यहाँ का स्थानीय और मूलवासी ही कर सकता है। और जब उनकी भावना को भड़का करके और उन लोगों के शक्ति का दुरुपयोग करके अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आज झारखंड में विस्थापितों का समस्या लंबित है। या नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एकदम क्लियर क्रिस्टल एकदम सोच है कि विस्थापितों के साथ न्याय होना चाहिए, यहाँ के मूलवासियों के साथ न्याय होना चाहिए और नीति बने तो व्यापक परिप्रेक्ष्य में बने। सवाल एक केवल विस्थापन का नहीं है, संतुलन भी बनना चाहिए कि इस राज्य में उद्योग कैसे लगेगा, यहाँ पर रोजगार का अवसर कैसे सृजित होगा। नहीं तो सारा डाटा आप कलेक्ट कर लीजिए और आपकी नीति ऐसी बने कि यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं लगे, किसी विस्थापित को नौकरी नहीं मिले, किसी का जो है तो लेकर के डाटा घर में आप बैठे रहिएगा, उससे यहाँ के लोगों का विस्थापन भला नहीं होने वाला है। आपस में पूरक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है और निश्चित इसलिए ये समस्या है। कलेक्शन होगा। डॉक्टर आफ्ताब साहब, हम लोग पास बहुत कम समय बचा हुआ है। डॉक्टर आफ्ताब साहब, आपसे गुजारिश होगी कि पॉइंट टू पॉइंट बात करें और हम लोग आपस में ना उलझें। आप विजय जी के सवाल का जवाब दीजिएगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, बहुत कम समय है। विजय, हाँ बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया भरत जी। हाँ, विजय जी ने सबसे पहली बात तो ईमानदारी पूर्वक राजनीतिक शुद्धिकरण की बात कही, आप उस पर अपनी संक्षेप में राय रख लीजिएगा। और एक सवाल तो ये भी है, आप मानते हैं कि एनडीए चूक गई, एनडीए चूक गई और आज जेएमएम ने भले देर से ही सही शुरुआत तो की है। एनडीए चूकी नहीं, हम तो बताए कि एनडीए ने आरआर पॉलिसी भरत जी, हाँ बिल्कुल ठीक है भरत जी, आपका सवाल है, मैं ये सवाल डॉक्टर आफ्ताब से कर रहा हूँ। एक सेकंड कृष्णकांत जी, आरआर पॉलिसी में जो रघुवर जी ने उच्चाधिकार प्राप्त राज्य स्तरीय जो समिति बनाया था, उसका भी कमोबेश यही काम था। लेकिन संजोग से 17 में बना, आपका पॉइंट 18-19 के बाद उनकी सरकार, भरत जी 19 के बाद वो सरकार में रिपीट नहीं हुए। बिल्कुल भरत जी, हम आपका पॉइंट समझ चुके हैं। अब मान लीजिए कि हम 4 गुना आरआर पॉलिसी में 4 गुना नहीं, हम 8 गुना जमीन का मूल्य दे दें, लिख दें, लेकिन रोजगार का भी निश्चित सुनिश्चित किया गया है, उसमें उनके नियोजन को भी सुनिश्चित किया गया, केवल मुआवजा नहीं सुनिश्चित किया गया। और हम जो कह रहे हैं कि उच्चाधिकार प्राप्त राज्य स्तरीय जो समिति बनी थी, उसका भी काम यही था जो आज विस्थापन आयोग का काम है। भरत जी देखिए, गरीबी हमें इशारा कर रही है, बहुत हम लोग आखिरी मिनट में आ गए हैं। डॉक्टर जमील साहब, सवाल हम वही दोहराते हैं कि विजय जी ने राजनीतिक शुद्धिकरण की बात कही है, हमारा आपका हक बनता है आप उस सवाल का जवाब दें बिल्कुल संक्षेप में। और यह भी है कि आप चूक गए, ये तो आप मानेंगे चूक गए? नहीं ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि चूक गए, हो सकता है कि चूक गए, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का। और जिन्होंने रौंद डाला है अपने पैरों से, उन्हीं से आसरा है चमन के रहनुमाई का। तो अभी देखिए,
अभी तो बना ही नहीं, आप ही ने कहा कि अभी बना नहीं, बिल्कुल, अभी तो केवल प्रस्ताव आया है। तो शुरुआत हुआ है, नहीं आप प्रस्ताव उसका नहीं आया है, उस पर कैबिनेट की मोहर लग गई है, मोहर लग गई है। उसमें कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। इम्प्लीमेंट कब होता, हम बताना चाह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट तो होने दीजिए, समझ में तो आवे। यहाँ की झारखंड की जनता व्याकुल है, ये मान रही है कि किसी तरह से भी हम लोगों के समस्याओं का समाधान हो, और हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलिए देर से ही सही दुरुस्त हुआ। अगर कोई आया है सामने इसको दुरुस्त करने के लिए, तो ये तो झारखंड की जनता के लिए अच्छी बात है और अच्छा मैसेज है। हम लोग भी ये कामना करेंगे ईश्वर से कि ये जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो जाए और यहाँ के समस्याओं का निदान हो जाए। कम से कम जो गरीबी है, जो दुर्दशा है, जो यहाँ पर स्थिति आज बनी हुई है विस्थापितों की, तो ये विस्थापन नीति के आने के बाद अगर किसी तरह का कोई मामला होता है, अगर सरकार की नीयत सही है तो उनकी नीति सही होगी, और अगर नीयत में ही अगर कहीं खोट है तो लाख आप नीति बन लीजिए, इसका कोई रिजल्ट आने नहीं जा रहा है। जो विगत 75 साल से जो हाल है, सरकार की नीयत और नीति दोनों ठीक है। चलिए ठीक, चलिए आपकी बात मुकम्मल हो गई डॉक्टर आफ्ताब साहब। एक विजय सिंह जी के सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप दोनों के झगड़े में हम सुन नहीं पाए थे। संक्षेप में बिल्कुल आखिरी 10 सेकंड है। नहीं, झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा नहीं हुआ। विजय भाई हमारे बहुत अच्छे वरिष्ठ साथी हैं JKLM के, ऐसा नहीं है, हम लोग एक साथ बैठते हैं बहुत सारे डिबेट में। हमने कहा कि किसी को भी ये हर पार्टी को ये कह देना कि सारे लोग लूट में शामिल हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं, RJD कांग्रेस को तो ये राइट नहीं बनता है कि झारखंड में ये लोग कुछ बात पर बोले। ये लोग सब तो विरोधी थे झारखंड के राज्य अलग निर्माण का। इनको कांग्रेस कभी विरोधी नहीं रही है, तो बात करना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस सबसे बड़ा विरोधी रहा है, RJD और कांग्रेस का कोई राइट नहीं बनता है झारखंड। चलिए आप सभी की बातें सामने आ गई, आप सभी की बातें सामने आ गई। देखिए एक चीज तो जरूर है, देखिए बिल्कुल एक चीज तो जरूर है कि अगर जादू महतो जैसी तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल सिस्टम से उठेगा और सिस्टम में बैठे लोगों से उठेगा, और इस सिस्टम में हम सब शामिल हैं, तो ये सवाल हम सबसे है, हम सबसे है। भले देर हो गई, सरकार ने शुरुआत करने की कोशिश की है, हम सरकार को मौका देते हैं, उम्मीद करते हैं कि विस्थापन आयोग जिस सोच के साथ लाया गया है, ये अमली जमा पहनाने में भी उस सोच को, उस मकसद को पूरा करेगा, और ये मान के चलते हैं कि कल से कोई जादू महतो हमारे सामने अपना दुख, दर्द, आंसू लेकर आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होगा। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी तमाम मसलों पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन देख लीजिए कि इस चर्चा में आपने सुना, हमने कोशिश की कि व्यापक तौर पर कई बातें सामने आए। आखिर विस्थापन का समस्या पूरे झारखंड की समस्या है। कई आज सिर्फ जादू महतो ने जान नहीं दी है, यहाँ हजारों लोगों ने इसी तरह जान दी है। कई लोगों की दर्द सामने आ पाती है और हजारों लोगों का दर्द उसी खदानों में सिमट जाता है, दफन हो जाता है। लेकिन सवाल तो वही है कि विस्थापन और पुनर्वास के बीच में जो सरकारी सिस्टम जो घनचक्कर लगवाती है, उसमें तो पीस रहा है यहाँ का गरीब विस्थापित ही। सवाल यह भी है कि उन्हें न्याय कब मिलेगा। इसके जवाब में सरकार ने विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन का फैसला तो कर दिया है, क्या इतना काफ़ी है या जमीन पर भी इसका असर दिखेगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। अपने आसपास के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV45, जहां खबरों का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। नमस्कार।